बच्चों कल हमने बात की थी ग्लाइकोलाइसिस की, ठीक है ना। कल हमने बात की थी ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के लिए मैंने बताया था डेफिनेशन दी जाए तो सबसे अच्छी डेफिनेशन यही थी कि ग्लूकोज के अणु का टूटना, किसकी उपस्थिति में टूटना, एंजाइम की उपस्थिति में टूटना, या फिर कह सकते हैं ग्लूकोज का विभिन्न प्रकार के एंजाइम की उपस्थिति में टूटना और क्या करना, ऊर्जा का निर्माण करना, क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहलाता है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहलाता है। इस प्रोसेस को हमने समझा था कुछ। ग्लूकोज का हमने एक मॉलिक्यूल लिया था, ग्लूकोज का हमने क्या लिया था, एक मॉलिक्यूल लिया था। एक मॉलिक्यूल को हमने हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या कराया था, यहाँ से इसको तोड़ने के लिए हमने एटीपी दिया, मतलब ऊर्जा लगाया। साथ में इससे क्या निकला, इनॉर्निक फॉस्फेट निकला, जिससे वो एटीपी एडीपी में चेंज हो गया, एडेनिन डाई फास्फेट में चेंज हो गया। अगर आईपी निकल रहा है मतलब फास्फोरिलीकरण हो रहा है। ये जो हमारा है क्या है, फर्स्ट स्टेप है। ये क्या है हमारा फर्स्ट स्टेप। इस फर्स्ट स्टेप का नाम है फास्फोराइलेशन। फिर हमने बना लिया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हमने चेंज किया आइसोमरेज एंजाइम, मतलब समावैवीकरण किया इसका। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ये लीवो रोटेटरी होता है, ठीक है ना। तो सेकंड स्टेप के लिए हमने नाम दे रखा है समावैवीकरण। आइसोमराइजेशन, समावैवीकरण, आइसोमराइजेशन। ओके, थर्ड स्टेप था इसमें वापस से क्या हुआ है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को तोड़ने के लिए हमने एटीपी दिया, मतलब इनॉर्निक फॉस्फेट हटाया। यहाँ पे भी इनॉर्निक फॉस्फेट हटाता, तो हमने इस स्टेप का नाम क्या दिया था, फास्फोरिलीकरण। तो इसका भी क्या होगा, फास्फोरिलीकरण। ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है एटीपी द्वारा टूटने पर एडीपी में चेंज हो जाता है, किसकी प्रेजेंस में, मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में। और साथ ही साथ एंजाइम के रूप में क्या पाया जाता है, यहाँ पे हेक्सोकाइनेज एंजाइम पाया जाता है। हेक्सोकाइनेज एंजाइम पाया जाएगा। ओके, हेक्सोकाइनेज एंजाइम पाया जाएगा। हेक्सोकाइनेज एंजाइम इसको किस में चेंज कर देगा, फ्रुक्टोज 1,6 बाईफास्फेट में। फ्रुक्टोज 1,6 बाईफास्फेट है, ये इनॉर्निक फास्फेट 1 नंबर के कार्बन पर आकर जुड़ता है, 1 नंबर के कार्बन पर आकर जुड़ता है। 6 नंबर के ऊपर पहले यहाँ पे आके जुड़ चुका था, ठीक है ना। ये एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में, ये एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 3 कार्बन के 2 यौगिकों में टूट जाएगा। 3 कार्बन के 2 यौगिक कौन कौन से हैं वो, 3-फॉस्फोगिलिसराइड और डाईहाइड्रोक्सीएस्टोन फॉस्फेट। मतलब यहाँ पर चौथे पद में किसका निर्माण हुआ है, विदलन का निर्माण हुआ है, क्लीवेज का निर्माण हुआ है, या ब्रेक डाउन हुआ है, टूटने का काम हुआ है। क्लीवेज भी इसे बोला जाता है, विदलन की क्रिया हुई है। 3 कार्बन में 2 मॉलिक्यूल टूटकर अलग हो गए, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल टूटकर अलग हुए। इन दोनों मॉलिक्यूल में 3 कार्बन है और ये दोनों आपस में आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में। ओके, आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में फिर हम रिएक्शन चाहे यहाँ से चलाएं, चाहे हम डाईहाइड्रोक्सीएस्टोन DHAP से चलाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम यहाँ से अगर चलाते हैं तो हमने 3-PGL या 3-फॉस्फोगिलिसराइड को आगे तोड़ने के लिए क्या कर दिया, इसमें एक फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड का ग्रुप जोड़ दिया। 3 नंबर पे पहले फास्फोरस था, अब 1 नंबर के कार्बन पर और क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, आकर फॉस्फोरस जुड़ जाएगा। तो इसीलिए मैंने लगा दिया बाई का मतलब होता है 2, 1 नंबर पर और 3 नंबर पर फास्फोरस ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, एल्डिहाइड शब्द इसमें इसीलिए लगा हुआ है क्योंकि CHO ग्रुप पाया जाता है ग्लूकोज में, CHO ग्रुप पाया जाता है किसमें, ग्लूकोज में। तो इसका नाम हो गया 1,3-बाईफॉस्फोगिलिसराइड। ओके, तो यहाँ पे इस स्टेप का नाम हम दे सकते हैं क्या, फास्फोरिलीकरण, क्योंकि फास्फोरस यूज में ले रहे हैं हम, फास्फोरिलीकरण। स्टेप नंबर 5। ओके, फिर 6 नंबर का स्टेप आए, 6 नंबर का क्या हो, स्टेप आए। 6 नंबर का स्टेप आपसे ये कहता है, 6 नंबर का आपका स्टेप ये कहता है कि 1,3-बाईफॉस्फोगिलिसराइड है जो
इसको अपन डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, मतलब इसमें से जल के अणु को यदि बाहर निकाला जाए, जल के अणु को क्या वो बाहर निकाला जाए तो क्या होगा, 2NAD से क्या होगी, ऊर्जा की मुक्ति होगी। किसकी मुक्ति होगी, कौन मुक्त होगा, रिलीज होगा, ऊर्जा मुक्त होगी। मतलब ऊर्जा किस फॉर्म में थी यहाँ पे अपने पास, NAD के रूप में। और एक NAD कितने के बराबर होता है, एक NADP कितने के बराबर होता है, 3 ATP के बराबर होगा, ठीक है ना, 3 ATP के बराबर होता है। तो यहाँ NAD के रूप में हुआ है, तो इस स्टेप का नाम ले सकते हैं अपन ATP का निर्माण। ATP का निर्माण, ATP का निर्माण हुआ है किसके रूप में हुआ है, NAD के रूप में हुआ है, ठीक है ना। ओके, फिर 1,3-बाईफॉस्फोगिल्सरिक एसिड है, जो 1,3-बाईफॉस्फोगिल्सरिक एसिड, एल्डिहाइड से CHO ग्रुप हटकर किस में हो जाएगा चेंज, एसिड में, COOH में चेंज हो जाएगा। ओके ओके तो इसको काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, अब हेक्सोकाइनेज यूज में इसलिए हेक्सोकाइनेज इसलिए यूज में नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ 6 कार्बन का वाला परमाणु हमारे पास, यह यौगिक अपने पास नहीं है, 3 कार्बन वाला है। ओके, इसलिए काइनेज एंजाइम यूज में लिया है। तो काइनेज पे क्या है, 1 और 3 नंबर पे फॉस्फोरिक एसिड जुड़ रहा है, उनमें से हमने 1 नंबर के कार्बन से क्या हो गया, ATP को निकाल लिया, और जो ATP के साथ में जो फॉस्फोरस निकला है उससे क्या होगी, ऊर्जा का निर्माण होगा, उससे क्या होगा, ऊर्जा का निर्माण होगा। ओके, तो इसको भी हम कह सकते हैं ATP का निर्माण, इस प्रोसेस को भी हम बोल सकते थे ATP का निर्माण का प्रोसेस। ATP कहाँ गया, ये रहा, ATP का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ATP। ओके, यहाँ से हमने क्या हुआ, काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में निकाल दिया है। उसके बाद में हमको क्या करना है, ये बन गया हमारे पास 3-फॉस्फोगिल्सरिक एसिड है, किस में चेंज जाएगा, 2-फॉस्फोगिल्सरिक एसिड में। बस जो 3 कार्बन नंबर पर क्या फॉस्फोरस जुड़ा हुआ था वो किस पर आ जाएगा, अब यहाँ पे 2 कार्बन पे आ जाएगा। और इंटरचेंज होने के लिए हमेशा हम यूज़ में ले आते हैं समावयवीकरण। 8वें नंबर पे स्टेप आ जाएगा समावयवीकरण, आइसोमराइजेशन। फिर 9वां नंबर आया, ठीक है ना। यह आइसोमराइजेशन किसकी उपस्थिति में हुआ है, म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में हुआ है। फिर हमने क्या किया, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकाला है, मतलब डिहाइड्रेशन का काम किया है। डिहाइड्रेशन यह हिंदी में बोल सकते हैं निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। और किसकी प्रेजेंस में, इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। उससे क्या बन गया, 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड का निर्माण हो गया। ये 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में किस में चेंज हो जाएगा, पायरुविक एसिड में चेंज हो जाएगा, पायरुविक एसिड में चेंज हो जाएगा। और साथ ही साथ ये जो है फॉस्फोरस 2 नंबर के कार्बन पर जुड़ा हुआ था, किससे, 2 ATP का अणु मुक्त कर देगा। 2 ATP का अणु मुक्त करने के साथ ही पायरुविक अम्ल के अणु बन जाएंगे। अब देखो यहाँ पे पायरुविक अम्ल के 2 अणु बने हैं। 2 अणु किस प्रकार से बने, एक अणु तो 3-फॉस्फोगिल्सरैल्डिहाइड से बनेगा, एक मॉलिक्यूल तो पायरुविक अम्ल का लास्ट में 3-फॉस्फोगिल्सरैल्डिहाइड से बनेगा। अगर रिएक्शन को हम यहाँ से भी चलाते हैं, डाईहाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट से, तो एक अणु वहाँ से बनेगा। तो हमने दोनों को जोड़कर यहाँ लिख दिया, 2 मॉलिक्यूल किसके बने, पायरुविक अम्ल के बने। 2 मॉलिक्यूल किसके बने, पायरुविक अम्ल के बनकर हमारे पास क्या हुए, आए। अगर अब हम ATP की गणना की जाए, यहाँ पे ATP की क्या की जाए, गणना की जाए। पहले तो ये दे कि ATP हमने दिए कितने हैं इस प्रोसेस में, ATP हमने लगाए स्टेप नंबर 1 में अच्छा पहले इस तरह से लिख सकते हैं। फर्स्ट ग्लाइकोलाइसिस में ATP खर्च, ATP लॉस इन ग्लाइकोलाइसिस। ओके,
एटीपी का लॉस हुआ है किसमें, ग्लाइकोलाइसिस में, कितना हुआ है और कैसे कैसे हुआ है। तो स्टेप फर्स्ट में जो कि हमारे पास ग्लूकोज से हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया, यहाँ पे हमने एटीपी दिए और स्टेप नंबर 3 में एटीपी हमने दिए हैं। ओके, स्टेप फर्स्ट एंड थर्ड में हमने क्या दिया, एटीपी खर्च। तो कितने एटीपी, 2 एटीपी क्या हुए हैं, खर्च हुए हैं, 2 एटीपी। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, एटीपी प्राप्त, एटीपी गेन इन ग्लाइकोलाइसिस। ओके, एटीपी गेन इन ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस बोल सकते हैं। ओके, तो एटीपी गेन कितने हुए फिलहाल हमारे पास, देखो कितनी बार यहाँ पे स्टेप नंबर 6 में, स्टेप 6, ओके, स्टेप नंबर 6 में हमारे पास 2 बने हैं, स्टेप नंबर 6 में हमारे पास क्या बने, 2 बने हैं। ओके, 2 NADPH2। ओके, इसको कैलकुलेट कर लेंगे बाद में। फिर हमारे पास बने स्टेप 7 में कितने बने, 2 एटीपी बने हैं। और स्टेप नंबर 10 में 10 में एटीपी का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, 2 एटीपी बने। स्टेप नंबर 10 में क्या बना है हमारे पास, 2 एटीपी बने। ओके, 2 एटीपी बने। मैंने बताया था अभी आपको, एक NADP कितने के बराबर होता है, 3 के बराबर होता है। यहाँ पर हमारे पास बने 2 NADPH2 मल्टीप्लाई बाय 3 ATP इजिकल टू 6 ATP। 2 NADP बने तो एक से बनते थे 3, एक चूँकि 1 NADPH2 इजिकल टू 3 ATP। ओके, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है 2 NAD से 3 ATP के हिसाब से प्राप्त होंगे 6 ATP। 2 ATP यहाँ प्राप्त हुए, 2 ATP। टोटल गेन कितने हो गए, तो कुल ATP प्राप्त 10 ATP। कुल ATP कितने प्राप्त हुए, 10 ATP। ओके, अगर अब नेट प्रॉफिट निकाला जाए, कुल लाभ निकाला जाए, कुल ATP लाभ निकाला जाए, ग्लाइकोलाइसिस के एक अणु से पायरुविक अम्ल ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल बनने तक कुल ATP लाभ कितने, 10 थे। 10 में से ATP खर्च, कुल ATP खर्च कितने, 2 ATP। तो नेट प्रॉफिट निकल के आ गया 8 ATP। नेट ATP प्रॉफिट, कुल ATP लाभ, कितना हो गया हमारे पास। एक ग्लाइकोलाइसिस में एक मॉलिक्यूल लिया है हमने ग्लूकोज का, उसके पायरुविक अम्ल बनने तक 8 ATP का क्या कर दिया हमने, निर्माण कर दिया है। 8 ATP का हमने क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। एक बार दोबारा देख लेते हैं कैसे कैसे। स्टेप नंबर फर्स्ट में और थर्ड में हमने इतने स्टेपों में कितने दिए, 2 ATP क्या किए, खर्च किए हैं। 2 ATP क्या किए हमने, 2 ATP का खर्चा किया है। ओके,
फिर हमारा प्रोसेस था प्रोसेस नंबर 6। यहाँ पे हमने यहाँ प्रोसेस नंबर 6 में क्या था, हमारे पास 2 NADP बने थे, 2 NADP H2 से हमारे पास 6 ATP यहाँ पे क्या हो गए, प्राप्त हो गए इस प्रोसेस में। फिर 2 ATP हमारे पास इस प्रोसेस में क्या हुए, प्राप्त हुए। और फिर 2 ATP हमारे पास लास्ट वाला प्रोसेस है, इसमें प्राप्त हुए। तो प्राप्त ATP कुल कितने हो गए, 6, 2 8 और 2 10, ठीक है ना। खर्च कितने हो गए, 2, 1 और 3 में। तो हमने ये देख लिया स्टेप फर्स्ट में और थर्ड में ATP खर्चा कितना हुआ, 2 ATP का खर्चा कितना हुआ, 2 ATP का। ग्लाइकोलाइसिस में जो ATP प्राप्त हुए हैं हमें स्टेप नंबर 6 में, 7th में और 10th में 2 NAD बने थे 6th में, जिससे हमें 6 ATP प्राप्त हुए, क्योंकि एक NADPH हमेशा 3 ATP का क्या होता है, बराबर पाया जाता है। 3 ATP का क्या होता है, हमेशा बराबर पाया जाता है। स्टेप नंबर 7th में 2 ATP प्राप्त हुए, उससे 2 ATP मिले। स्टेप नंबर 10th में हमें 2 ATP मिले, तो टोटल ATP कितने हो गए, 10 हो गए। अब अगर नेट प्रॉफिट निकाल जाए, 10 अगर बने तो 2 खर्च भी हुए हैं, 2 क्या हुए, खर्च भी हुए। तो कुल नेट ATP लाभ कितना हो गया, 8 ATP। कितना हो गया, 8 ATP क्या हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया है इसका। ओके, ये था आपका ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। इसमें हमने स्टेप्स का नाम दिया है। स्टेप्स की अगर डिटेल लिखनी पड़ती है हमें, तो फर्स्ट स्टेप के लिए ऐसे लिखा जाता है, फॉस्फोराइलेशन। ओके, फॉस्फोराइलेशन में यहाँ पे रिएक्शन लिखी जाए ग्लूकोज से हमने क्या बनाया है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। किस एंजाइम की उपस्थिति में, हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, हेक्सोकाइनेज एंजाइम। साथ में हमने क्या दिया है, ATP दिया है इसको तोड़ने के लिए, और ATP से क्या बना है, ADP प्लस IAP, मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में। अगर इसका डिस्क्रिप्शन लिखना हो, फास्फोरिलीकरण का, तो डिस्क्रिप्शन ये होगा। डिस्क्रिप्शन क्या होगा, ग्लूकोज के एक अणु को हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में तोड़ने के लिए एक ATP की आवश्यकता होती है। एक ATP क्या होती है, आवश्यकता होती है, जिससे ग्लूकोज का अणु टूटकर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। ओके, ये आपका डिस्क्रिप्शन हो गया स्टेप नंबर फर्स्ट का। तो इस प्रकार से हम 10 के 10 स्टेप पे कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। जैसे दूसरे का लिखा जाए तो दूसरे समावयवीकरण आइसोमराइजेशन का लिख सकते हैं इस प्रकार से। पद फर्स्ट में प्राप्त ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से क्या रिएक्शन हम लिख सकते हैं। अगर थर्ड स्टेप की वापस से बात की जाए तो हम ये लिख सकते हैं, पद संख्या 2 में प्राप्त फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ATP ग्रहण करके ADP में परिवर्तित हो जाता है, और फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार की रिएक्शन
लिख दी जाती है। तो यहाँ से इस प्रकार से आपका ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट हो जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बना है, PA या पायरुविक अम्ल का निर्माण हुआ है, ठीक है ना। इस पायरुविक अम्ल का हमको क्या करना है, आगे हमने कल 4 स्टेप्स देखे थे, उन 4 स्टेप्स में पहले स्टेप था आपका ग्लाइकोलाइसिस, जो कि क्या हो चुका है पूरा। फिर बात की थी हमने ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन की। तो हमको आगे इस पायरुविक अम्ल का करना पड़ेगा ऑक्सीकारी विकार्बोक्सीकरण, ओके, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन इसको करना पड़ेगा। थैंक यू।